सोचो, एक किताब इतनी ताकतवर, इतनी ज्यादा क्रांतिकारी कि वो एक पूरे युग का प्रतीक बन जाए। माओ त्से तुंग के अनमोल विचार, जिसे प्यार से लिटिल रेड बुक कहा जाता है। ये छोटी सी, आसानी से ले जाने वाली किताब चीन की सांस्कृतिक क्रांति के दौरान लाखों लोगों के लिए साथी बन गई। यह चेयरमैन माओ जेडोंग के विचारों का संग्रह थी, राजनीति और क्रांति से लेकर कला और संस्कृति तक। ये माओ की नजर से दुनिया को समझने के लिए एक गाइड बुक थी। इसे साथ रखने, पढ़ने और चर्चा करने के लिए बनाया गया था। इसकी संक्षिप्त भाषा ने इसे सभी के लिए सुलभ बना दिया। राजनीतिक शक्ति बंदूक की नली से निकलती है। चेयरमैन माओ ने क्रांति में सशस्त्र संघर्ष की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए घोषित किया। यह उद्धरण लिटिल रेड बुक के कई अन्य उद्धरणों की तरह उस अशांत समय को दर्शाता है जिसमें इसे लिखा गया था। चीन वर्षों के विदेशी कब्जे और गृहयुद्ध का सामना करने के बाद माओ के नेतृत्व में आमूल परिवर्तन की कगार पर था। पुस्तक के उद्धरण केवल खोखले नारे नहीं थे, वे कार्रवाई के लिए आह्वान थे। उन्होंने लोगों से सोचने के पुराने तरीकों को चुनौती देने, पारंपरिक पदानुक्रमों से मुक्त होने और समाजवादी सिद्धांतों पर आधारित एक नया चीन बनाने का आग्रह किया। माओ के शब्दों ने बदलाव के लिए तरस रही आबादी के साथ गहराई से प्रतिवाद किया, उन्हें राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने और राष्ट्र के पुनर्निर्माण में योगदान करने के लिए प्रेरित किया। लिटिल रेड बुक जन मोबिलिजात्सिया के लिए एक उपकरण बन गई, चीनी लोगों को एक सामान्य विचारधारा के तहत एकजुट करने का एक तरीका। इसने सामूहिक उद्देश्य और राष्ट्रीय पहचान की भावना को बढ़ावा दिया, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन के सांस्कृतिक क्रांति के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को आगे बढ़ाया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें। इस वीडियो के लिए 100 लाइक्स का लक्ष्य है। धन्यवाद। माओ त्से तुंग विचार के मूल में एक सरल लेकिन गहरा विचार निहित है, लोगों की सेवा करना। यह मुख्य सिद्धांत लिटिल रेड बुक में व्याप्त है, जो किसी और चीज से ऊपर जनता की जरूरतों को प्राथमिकता देने के महत्व पर जोर देता है। हमें जनता की भलाई पर ध्यान देना चाहिए, माओ ने लिखा। जमीन और श्रम की समस्याओं से लेकर ईंधन, चावल, खाने के तेल और नमक की समस्याओं तक आम लोगों की रोजमर्रा की चिंताओं पर इस ध्यान ने चीनी समाज के भीतर गहराई से प्रतिवाद किया। इसने उनके संघर्षों, उनकी आकांक्षाओं और बेहतर जीवन की उनकी इच्छा को जन्म दिया। इसने अधिकार के पदों पर बैठे लोगों को याद दिलाया कि उनका कर्तव्य लोगों की सेवा करना है, न कि उन पर शासन करना। लोगों की सेवा करने पर यह जोर केवल सरकारी अधिकारियों तक ही सीमित नहीं था, यह जीवन के हर पहलू तक फैला हुआ था। इसने निस्वार्थता, सहयोग और एक अधिक न्यायपूर्ण और न्याय संगत समाज के निर्माण के लिए साझा जिम्मेदारी की भावना को प्रोत्साहित किया। लिटिल रेड बुक को चीन की सीमाओं तक सीमित रखने के लिए नहीं बनाया गया था। इसने दुनिया भर में माओ त्से तुंग विचार का प्रसार करते हुए अपनी यात्रा शुरू की। कई भाषाओं में अनुवादित, इसने दुनिया भर के छात्रों, कार्यकर्ताओं और क्रांतिकारियों के हाथों में अपनी जगह बनाई, सामाजिक परिवर्तन और राष्ट्रीय मुक्ति के लिए आंदोलनों को प्रेरित किया। दक्षिण पूर्व एशिया के जंगलों से लेकर पेरिस और प्राग की सड़कों तक लिटिल रेड बुक साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद और सामाजिक अन्याय के खिलाफ प्रतिरोध का प्रतीक बन गई। इसने वैश्विक शक्ति गतिशीलता को समझने के लिए एक ढांचा प्रदान किया, लोगों को स्थापित पदानुक्रमों को चुनौती देने और अपनी मुक्ति के लिए लड़ने का आग्रह किया। पुस्तक का प्रभाव भौगोलिक सीमाओं को पार कर गया, राजनीतिक विचारधारा, आर्थिक प्रणालियों और क्रांति की प्रकृति के बारे में बहस और चर्चाओं को जन्म दिया। यह एक ऐसी पीढ़ी के लिए एक कसौटी बन गई जो प्रमुख पूंजीवादी व्यवस्था के विकल्पों की तलाश कर रही थी। भाग 5, संघर्ष करने की हिम्मत, जीतने की हिम्मत, क्रांति और आत्मनिर्भरता। हमें सोचने की हिम्मत करनी चाहिए, बोलने की हिम्मत करनी चाहिए, कार्य करने की हिम्मत करनी चाहिए। माओ ने चीनी लोगों से क्रांति की भावना को अपनाने का आग्रह करते हुए घोषणा की। लिटिल रेड बुक ने इस विचार का समर्थन किया कि परिवर्तन आसानी से नहीं आएगा। इसके लिए साहस, दृढ़ संकल्प और यथास्थिति को चुनौती देने की इच्छा की आवश्यकता थी। माओ को जनता की शक्ति पर अपने भाग्य को आकार देने में विश्वास था। उन्होंने आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित किया, चीनी लोगों से बाधाओं को दूर करने और एक बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए अपनी ताकत और कौशल पर भरोसा करने का आग्रह किया। सदियों के विदेशी शासन से उभर रहे राष्ट्र में यह संदेश गहराई से गूंज उठा। लिटिल रेड बुक ने सिखाया कि क्रांति कोई एक घटना नहीं,
बल्कि संघर्ष और परिवर्तन की एक सतत प्रक्रिया है। इसने लोगों को अपने जीवन और अपने राष्ट्र के भविष्य को आकार देने में सक्रिय भागीदार बनने के लिए प्रोत्साहित किया। भाग 6, मूर्ख बूढ़ा आदमी और पहाड़ दृढ़ता पर। लिटिल रेड बुक में एक कहानी है मूर्ख बूढ़े आदमी की जिसने पहाड़ों को हटाया। यह कहानी दृढ़ता की शक्ति और परिवर्तन की संभावना पर विश्वास करने के महत्व को दर्शाती है। बूढ़ा आदमी जिसके घर के रास्ते में 2 ऊंचे पहाड़ थे, उन्हें मिट्टी की एक टोकरी ले जाकर हटाने का फैसला करता है। जब उसका उपहास किया जाता है तो वह कहता है, मेरा परिवार हमेशा के लिए बना रहेगा, लेकिन ये पहाड़ और ऊंचे नहीं होंगे। माओ ने चीनी लोगों को कठिन चुनौतियों से निपटने के लिए इस कहानी का इस्तेमाल किया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया पुस्तक एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करें। भाग 7, कागजी शेर और असली दुश्मन, साम्राज्यवाद को समझना। सभी प्रतिक्रियावादी कागजी शेर हैं। माओ ने साम्राज्यवादी शक्तियों की अजेय छवि को चुनौती देते हुए घोषित किया। उन्होंने तर्क दिया कि भले ही वे सतह पर दुर्जय दिखाई दे सकते हैं, लेकिन उनकी ताकत अंततः सतही थी, जो अंतर्निहित कमजोरियों और अंतर्विरोधों को छिपाती है। माओ ने चीनी लोगों से साम्राज्यवादी ताकत के पहलू को देखने और अपने दुश्मनों के असली स्वरूप को पहचानने का आग्रह किया। उनका मानना था कि अतृप्त लालच और वर्चस्व की प्यास से प्रेरित साम्राज्यवाद अंततः अपने ही आंतरिक अंतर्विरोधों के भार तले टूट जाएगा। साम्राज्यवाद के इस विश्लेषण ने दुनिया भर के उन लोगों को प्रभावित किया जो उपनिवेशवाद और विदेशी हस्तक्षेप के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे। इसने वैश्विक शक्ति गतिशीलता को समझने के लिए एक रूपरेखा प्रदान की और साम्राज्यवादी शक्तियों के प्रतिकार आंदोलनों को चुनौती देने के लिए प्रोत्साहित किया। भाग 8, जनता से सीखना, अनुभव का महत्व। जनता के पास जाओ, उनसे सीखो, उनके शिक्षक बनने से पहले उनके शिष्य बनो, माओ ने सलाह दी। खुद को आम लोगों के जीवंत अनुभवों में जमीन से जोड़े रखने के महत्व पर प्रकाश डाला। उनका मानना था कि सच्चा ज्ञान और बुद्धि जीवन के संघर्षों की अग्रिम पंक्ति में रहने वालों की वास्तविकताओं को समझने से उपजा है। लिटिल रेड बुक ने जनता की आवाजों को सुनने, उनके व्यावहारिक ज्ञान से सीखने और उनके दृष्टिकोणों को निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में शामिल करने के महत्व पर बल दिया। इसने शासन के पारंपरिक टॉप डाउन दृष्टिकोण को चुनौती दी, एक अधिक समावेशी और भागीदारी मॉडल की वकालत की। जनता से सीखने पर इस जोर ने उन लोगों को प्रभावित किया जो खुद को शक्ति के पदों पर बैठे लोगों द्वारा हाशिए पर और अनदेखा महसूस करते थे। इसने उन्हें अपने अनुभव साझा करने, अपने ज्ञान का योगदान करने और अपने समुदायों और अपने राष्ट्र की दिशा को आकार देने में भाग लेने का अधिकार दिया। भाग 9, क्रांति जारी रखना, माओ की विरासत आज। सांस्कृतिक क्रांति के दशकों बाद माओ त्से तुंग की विरासत गहन बहस और चर्चा का विषय बनी हुई है। जबकि उनके विचारों का अध्ययन और बहस अकादमिक हलकों में जारी है, समकालीन चीन में उनके व्यावहारिक अनुप्रयोग काफी विकसित हुए हैं। चीन के आर्थिक सुधार और बाजार ताकतों को अपनाना माओ द्वारा वकालत की गई केंद्रीय रूप से नियोजित अर्थव्यवस्था से एक महत्वपूर्ण प्रस्थान का प्रतिनिधित्व करता है। हालांकि राष्ट्रीय एकता, आत्मनिर्भरता और सामाजिक समानता पर उनका जोर चीन के राजनीतिक प्रवचन को आकार देना और उसके नीतिगत निर्णयों को प्रभावित करना जारी रखे हुए है। लिटिल रेड बुक, जो कभी सांस्कृतिक क्रांति का सर्वव्यापी प्रतीक थी, अब उतनी व्यापक रूप से प्रसारित या अध्ययन नहीं की जाती है। हालांकि चीनी समाज पर इसका प्रभाव और वैश्विक राजनीतिक विचार पर इसका प्रभाव निर्विवाद है। भाग 10, चेयरमैन माओ के अमर शब्द। लिटिल रेड बुक ने अपनी संक्षिप्त घोषणाओं और यादगार उद्धरणों के साथ एक न्यायपूर्ण और न्यायसंगत समाज की एक सम्मोहक दृष्टि प्रस्तुत की, जबकि जिस ऐतिहासिक संदर्भ में इसे लिखा गया था वह नाटकीय रूप से बदल गया है। पुस्तक के कई मूल विषय 21वीं सदी में भी गूंजते रहते हैं। सामाजिक न्याय की खोज, लोगों की सेवा का महत्व, आत्मनिर्भरता का मूल्य और स्थापित शक्ति संरचनाओं को चुनौती देने की आवश्यकता आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी माओ के समय में थी। लिटिल रेड बुक इतिहास को आकार देने और परिवर्तन को प्रेरित करने के लिए विचारों की शक्ति की याद दिलाता है, यहां तक कि अशांत और अनिश्चित समय के बीच भी।
इस वीडियो में हमने माओ त्से-तुंग के उद्धरणों के माध्यम से सामाजिक न्याय, आत्मनिर्भरता और शक्ति संरचनाओं को चुनौती देने की आवश्यकता पर चर्चा की है। माओ के विचार आज भी हमें प्रेरित करते हैं और हमें अपने समाज को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। आइए हम इन विचारों पर विचार करें और उनके स्थायी प्रभाव को समझें। धन्यवाद।